नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम संवाद, जिसमें कि ओरल कैंसर एक गंभीर समस्या, चुनौती और जागरूकता और उसके समाधान पर हम आज बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन हर साल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके उपचार और रोकथाम के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कैंसर के बारे में जनता को, जनमानस को शिक्षित करना, जागरूक करना और इसे लेकर किसी भी प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, मिथ है, उसको दूर करना, ताकि लोग जल्द से जल्द इसका इलाज करवा कर स्वस्थ हो सकें। ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर एक प्रकार का ऐसा कैंसर है जो कि मुंह के अंदर जीभ, गाल, होंठ, मसूड़ों, तालू और गले में उत्पन्न हो जाता है। यह कैंसर आमतौर पर उस समय विकसित होता है जब मुंह की सेल्स यानी कि मुंह की कोशिकाएं असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगती है। यदि इसे समय रहते आप पहचान लें और इसका इलाज करा लें तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको पहचान कर इसका इलाज करने में डिले होता है तो ये एक गंभीर रूप ले लेता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है। ओरल कैंसर दुनिया भर में बहुत ही कॉमन है, बहुत आम है, विशेषकर उन देशों में जहां तंबाकू, मसाला, गुटखा और शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता है। भारत में ओरल कैंसर आमतौर पर तंबाकू, गुटखा और पान मसाला के सेवन से संबंधित होता है। यदि कैंसर प्रारंभिक अवस्था में ही इसका निदान कर लिया जाए, इसके इलाज की संभावना बहुत अधिक होती है और इसकी नियमित जांच और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये बीड़ा उठाया है कि 4 फरवरी को हम सिर्फ कैंसर दिवस को मनाएंगे ही नहीं, बल्कि वर्ष भर हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं और ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो हम सबके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में उत्पन्न होती रहती है। तो इन आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ आज ओरल कैंसर एक गंभीर चुनौती, जागरूकता ही समाधान विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर शैली महाजन जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैली जी। नमस्कार। इससे पहले कि हम लोग ये बातचीत शुरू करें, मैं शैली जी के बारे में कुछ उनका तारुफ आप तक पहुंचाती हूँ। डॉक्टर शैली महाजन जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डेंटिस्ट्री हैं, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। डॉक्टर शैली महाजन जी एमडीएस हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, लेजर स्पेशलिस्ट हैं। यूएसए से आपने लेजर स्पेशलाइजेशन किया है और टोबैको कंट्रोल जो प्रोवाइडर हैं। उसके साथ साथ वो इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और जैसा कि मैंने पहले बताया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में आप इसमें काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को जो ओरल कैंसर से पीड़ित हैं उनका इलाज कर रही है और साथ ही साथ लोगों को जागरूकता भी फैला रही है। तो आपका हेल्प यू परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। नमस्कार। तो सबसे पहले हम बातचीत शुरू करें, हम ये जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैसे हो, ये हमें बताएं। सबसे पहले तो ओरल कैंसर है क्या? तो ओरल कैंसर जो है, कोई भी कैंसर जो मुंह के कैंसर के साथ है, जैसे मुंह क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करता है, जैसे कि आपका होंठ होता है, वहां से शुरू होके आपकी गाल या आपके तालू, जीभ, आपके मसूड़े या आपके गलफड़े, जो भी, तो उनमें कोई भी अगर किसी प्रकार की विकृति होती है या एबनॉर्मल सेल्स जो पाए जाते हैं, उनको ओरल कैंसर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है जी। पूरे विश्व में अब तक मतलब जो रजिस्टर्ड केसेस आए हैं उनकी तो बहुत ही भयावह मतलब स्टैट्स हैं। अगर हम भारत की बात करें तो कम से कम 1-1.25 लाख लोग जो हैं वो हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं और अराउंड आई थिंक 50-60% जो है उनकी डेथ ही हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जब रिपोर्ट किए जाते हैं तो बहुत ही लेट है। और अलका जी, कई ऐसे स्टैट्स हैं जो अभी, क्योंकि भारत सिर्फ मतलब ये नहीं है कि अर्बन एरियाज में ही है, रूरल एरियाज में 60% हमारी पॉपुलेशन है, तो कई तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और गांव में कई तरह की भ्रांतियां होती है कि डायन खा गई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गया। और फिर ऐसी भी है कई रूढ़िवादी, गुटखा और तंबाकू तो हमारे घर में जैसे नॉर्मल आप पानी पिलाते हैं, हाँ, परंपरा है, तो वही वो परातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, वो जी बिल्कुल। तो वो सब है। कई ऐसी भ्रांतियों को तोड़ने के
लिए भी ये अभियान बहुत हाँ, जरूरी है। क्योंकि कई लोग पान को रुतबे से जो है जोड़ते हैं ना, जी कि हम जी। पाने हैं हमारे यहाँ तो। हाँ, और मैं हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया कि मैं इस कॉज के लिए बोलूं। बिल्कुल। क्योंकि ये कॉज जो है ना ही किसी जाति का है, ना धर्म का है, ना किसी आदमी औरत का है, ये हर घर का अभियान है। तो इसके बारे में बोलने में मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। मतलब आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। ओरल कैंसर के जो है मुख्य कारण, जैसे पान गुटखा तो आपने बताया ना, जी। इसके अतिरिक्त तो और क्या कारण हो हाँ, सकते हैं? मेनली हम लोग एसोसिएट करते हैं कि अगर ओरल कैंसर है तो पान गुटखा ही एक जी। मेजर कारण हो सकता है। हम्म। पर उसके साथ में अगर शराब का सेवन भी आप कर रहे हैं, अच्छा, वो शराब भी एक हाँ, कारण है। शराब जी। हो गया। फिर कई ऐसे काम होते हैं जो धूप में करने होते हैं, जैसे कई ऐसे वर्कर्स हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, किसान हैं, उनमें लिप का कैंसर बहुत देखा कॉमन गया है है, जी। कॉमन है। ऐसी वायरसेस हैं जिनके कारण ये मतलब कैंसर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उनके कई स्ट्रेन्स हैं, जैसे 16, 18 हो गया। एप्स्टीन बार वायरस, मतलब वायरल इन्फेक्शन से भी कैंसर हो सकते हैं। आपका मतलब अगर आपका पुअर माल न्यूट्रिशन है, आप अगर खान पान में मतलब आपके डेफिशिएंसी है हार्मोनल, या आपके खान पान में विटामिन की डेफिशिएंसी है, तब भी होता है। जी। और कई लोग नहीं जानते हैं, जैसे कुछ प्रांत हैं जिनमें स्पाइसी फूड को काफी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उनमें भी कई बार ओरल कैंसर्स की प्राथमिकता पाई जाती है, जैसे एक्सेस स्पाइसी फूड, जैसे आंध्रा में होता है, राजस्थान में होता है, वो काफी ज्यादा मतलब मात्रा में लाल मिर्च का प्रयोग करते अच्छा। हैं, या आप बहुत ज्यादा स्पाइसेस का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कार्डमम हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी, वो तक भी मतलब इसमें शामिल अहम है। भूमिका ओके। निभाते हैं। और कई ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे कैंसर ऐसे नहीं आ जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, कुछ ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो पहचाने जा सकते हैं। वही मैं जानना चाह रही थी कि जी इनके प्रारंभिक लक्षण क्या है, मतलब शुरुआत में कैसे आप देख के पहचान सकते हैं कि कैंसर हो सकता है? जी। टेस्ट तो हम बाद में कराते हैं। टेस्ट तो जी। बाद में कराते हैं। मेन है जैसे कि आपके मुंह में आप रोज ब्रश करते हैं, रोज आप मतलब खाना पीना खाते हैं, तो कोई ऐसा घाव, छाला या कोई भी ऐसी गांठ बनी हो जो 2 महीने से या 2 हफ्ते से आपके उसमें है, जो जीभ बार बार आपकी उसको बता रही है गाल की तरफ, तालू की तरफ या आपके मसूड़ों की तरफ, और आप वो हील नहीं हो रही, आप दवाइयां तो ले रहे हैं, चाहे वो पेट की समस्या से हो या कोई भी, हम रेगुलरली ऑइंटमेंट्स लेते हैं, केमिस्ट के पास चले जाते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमारा ये हो रहा है। मोस्टली जो ओरल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो कई बार ईएनटी सर्जन के पास चले जाते हैं कि ये शायद गले के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण मतलब यहाँ कोई गांठ जो अभी दो हफ्ते से या 2 महीने से हील नहीं हो रहा है, रिस रहा है, बिना किसी कारण ही ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वो हो सकते हैं कैंसर के लक्षण कई बार। और जरूरी नहीं कि हर छाला कैंसर होता है, ठीक है, ये भी एक मैं बताना चाहती हूँ श्रोताओं को। उसके बाद कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आप दर्द हो रही है बिना वजह, और दांत जो है अपने आप ही ढीले होके निकल रहे हैं, कोई दांत आपका है जो गड़ रहा है बार बार जीभ की तरफ और वो भी एक आपको घाव कर रहा है, ये कुछ लक्षण है। कहीं पे कोई अगर आपका एरिया जो है यहाँ पे आपको सुन्नपन दिख रहा है, आपकी गले की आवाज चेंज हो रही है, या कोई भी, ये सब थोड़े प्राथमिक लक्षण है, आपकी आवाज चेंज हो जाना या कुछ भी ऐसा, और कोई रीजन नहीं है। प्लस अगर आप तंबाकू गुटखा और शराब का सेवन इकट्ठे कर रहे हैं तो फिर उसमें 30 से 40% जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्मोकिंग, तंबाकू मतलब अच्छा, स्मोक और हाँ। स्मोकलेस फॉर्म में आता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो स्मोक में जैसे आ गया कि सिगार, सिगरेट और ये बीड़ी इस तरह से, और स्मोकलेस में हो गया जैसे कत्था, पान और सुपारी, इन सब का जो मिश्रण होता है, उसमें मावा, जर्दा, ये सब जो समझ भी गई। सारी है, ये सब मतलब तंबाकू की श्रेणी में ही आती है। हाँ, तो जैसा कि डॉक्टर शैली महाजन ने हमें बताया कि अगर इस तरह का कोई लक्षण आपको महसूस हो रहा है कि आपके दांत समय से पहले गिर रहे हैं, या कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, आपके मुंह के अंदर खून का रिसाव हो रहा है, या कहीं दर्द है ऐसे बिना किसी वजह के, तो या छाला बना हुआ है, छाले में दर्द है, या अगर आप महसूस भी करते हैं कि हाँ छाला है, बहुत दिन से रुका हुआ है, मुझे लगता है कि सीधे आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी जी। और वो भी मैम आप बता सकती हैं कौन से डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए? आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जा डेंटिस्ट के सकते पास, हैं, जी। डेंटल सर्जन के पास जा सकते हैं जो कि माहिर हो इन चीजों को, स्पेशलाइज्ड हो, जो पहचान सके मतलब इन लक्षणों को। और कई बार होता है कि एक्सरे में आप लेंगे कि दांत की दर्द है, शायद इसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, या पाइरिया है इस कारण हमारे दांत ढीले हो रहे हैं, तो वो एक्सरे लेंगे, अगर कोई कारण नहीं लगता है कि दांत का है तो वो आपको रेफर कर सकते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। और कई ऐसी चीजें हैं जो सेल्फ मैकेनिज्म्स हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, सेल्फ डायग्नोसिस। तो 8 स्टेप्स हैं, जैसे आप अगर कभी भी ब्रश करते हैं या कुछ भी, तो आप कुछ नहीं, अपने होंठों को देखिए कोई उसमें और उंगली लगा के देखिए कि कोई ऐसी कोई एब्नॉर्मल
कोई चीज तो ग्रोथ, नहीं है। हाँ, क्योंकि सामान्य तौर पे तो हम लोग बात करते हैं, पर अगर कोई आवाज चेंज हो रही है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती हैं एक दूसरे के। अच्छा, एकदम से आपका वजन गिर रहा है, और कोई भी आपको भूख ही नहीं लग रही है, कोई ऐसी चीजें, या आपके तालू, गाल और मतलब गले के पास में कोई ऐसा कोई छाला घाव तो नहीं है। तो ये बेसिक एक 8 स्टेप का प्रोसीजर होता है जो यूट्यूब और मतलब गूगल पे मिल जाता है। आप आसानी से आप कर सकते हैं, या एक डेंटिस्ट के पास जाके उसको समझ लीजिए कि कैसे आप दिनचर्या में कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, अपने घर के किसी सदस्य का भी कर सकते हैं। जी, और ये महीने 1.5 महीने में एक बार, और नहीं तो 6 महीने में एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दे, डेंटल सर्जन बिल्कुल। को। आप भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए चेहरा ऐसा होता है ना कि हमारा दर्पण होता है। हम जो भी हमारे चेहरे में जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे अंदर की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और अगर चेहरे में कमी होगी, कोई परेशानी होगी, तो निश्चित ही हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ेगा। और आपकी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। और अगर उसमें ही कोई दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी, कोई असामान्यता आपको लगे तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कि डॉक्टर शैली ने बताया कि आप खुद भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, तो आप इनके बताए हुए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप पहचान कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी तरह की कोई असामान्यता आपके मुंह के अंदर डेवलप हो रही हो। अच्छा, ये ओरल कैंसर का मैं जानना चाहूंगी शैली जी कि क्या कोई इसकी एज है, बुजुर्गों में जल्दी होता है या कोई इसकी कोई सामान्य उम्र है? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जी, आमतौर पे अगर देखा जाए, अगर कोई एडिटिव फैक्टर्स है, क्योंकि हेरिडिटरी भी एक फैक्टर है, अच्छा, जो हमने पहले मतलब बताना उसमें वो भूल गए थे। जी, हेरिडिटरी भी फैक्टर है। अगर आप कई ओके, बार होता है, जैसे भ्रांतियां होती है कि मैं तो कुछ तंबाकू गुटखा खाता नहीं है, खाती नहीं, हम्म, तो मुझे कैसे कैंसर हो गया। हम्म, तो क्योंकि हमारे में कई ऐसे जेनेटिक पैटर्न होता है, 1-2 जीन्स पैटर्न होते हैं, हम्म, तो उनमें भी कई बार एक अनइवननेस आ जाती है, तो उस कारण भी ये कैंसर्स हो जाते हैं। जी, तो कोई इसका कोई जेनेटिक पैटर्न नहीं, पर आमतौर पे देखा गया है कि हम्म, महिलाओं में मतलब कम होता है और आदमियों में ज्यादा पाया जाता है। और ये इसका श्रेय इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो गुटखा और तंबाकू या धूप में काम करते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। धूम्रपान अब औरतें भी कर रही हैं, अल्कोहल अब औरतें भी पी रही हैं, तो वो जेंडर बायसनेस और जेंडर इक्वालिटी का वो जा रहा है स्तर, वो किस तरह से लिया जा रहा है उसके ऊपर भी। पहले आपने देखा होगा, पहले घर में जब भी कोई धूम्रपान कर रहा होता है, शराब तो हमेशा दरवाजा बंद करके किया जाता था। अब है कि जो शराब पीनी है बेटा, आप मेरे सामने ही पियो। तो वो अब इक्वालिटी वाला वो आ रहा है ना, कि हम पेरेंट और फ्रेंड। जी, तो अब कई चीजें जो हैं मतलब चेंज होती जा रही हैं। हमारे समाज का पूरा जो ढांचा स्ट्रक्चर बदल है गया है, वो हाँ, थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो उसके कारण भी आई थिंक कुछ चीजों में पहली चीजें बहुत अच्छी थी, कि हम्म, उससे एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस तो रहती थी। बिल्कुल, और ये होता कैसे शुरू है, जैसे आप गुटखा खा रही हैं तो मैं, मेरे को भी बोल दिया बहन तू थोड़ा खा ले। हम्म, या बच्चों में होता है कि आपस में एक बच्चा जो है वो 9th-10th में है या 4th-5th में, अब तो वो मतलब देखता है दूसरे को सिगरेट पीते हुए, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे चाचा हो, या कोई भी हो, या पान वाली दुकान पे ही गए, और वो समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर हमने सिगरेट पिया तो हम अपने आप पहचा समझ रहे हैं। तो बिल्कुल, वो एक बिल्कुल, अथॉरिटी की बात आ जाती है, और उस टाइम पे इंडिपेंडेंस होता है। तो ये देखा गया है कि 14 to 30 years में ज्यादा पाया जाता है, और उसके बाद में ओल्ड एज में हम्म, पाया जाता है। क्योंकि एक तो उनका मसल्स होती हैं वो थोड़ी रिलैक्स्ड वे में चली जाती हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो कई पेशेंट्स। अब जैसे शुगर, बीपी या और कई ऐसी मतलब इम्यूनो सप्रेसिव, किसी का किडनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या हार्ट की कोई एलिमेंट चल रही है, उसके कारण भी उनका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। और क्योंकि अगर मुंह में दांत नहीं होंगे, या कोई पेट खराब रहता है, या कोई भी ऐसी चीज होगी, तो खान पान में भी दिक्कत आती है, न्यूट्रिशन में दिक्कत आती है, तब ये चीजें हावी हो जाती हैं। तब हमने एक इतनी गंभीर समस्या पे बात की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप ट्रीटमेंट की शुरुआत कैसे करती हैं? या एक बहुत बड़ी बात होती है किसी पेशेंट को ये बताना कि आपको कैंसर है। जी, आ रही हूँ। तो एक पेशेंट थे, जी, उनकी मदर थे, अभी इंटरव्यू होगा तो मैं उनको भी सुनवाऊंगी। तो वो आए, उनका मुंह नहीं खुल रहा था। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे मुंह ना खुलना, हम्म, ठीक है, वो किसी कारण भी हो सकता है, वो आपकी अक्लदार निकल रही है उसके कारण भी हो सकता है। पर जब आप तंबाकू गुटखा कुछ भी खाते हैं तो वो उधर घाव हो जाता है, तो ट्रिस्मस या कई ऐसे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं जो गाल में वो दिखते हैं, या रेड पैचेस हो जाते हैं मुंह के अंदर। और एक कंडीशन होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मतलब जिसमें कि हमारा जो मुंह की त्वचा जो होती है अंदर गाल की, वो बहुत लचीली होती है, हम्म, ठीक है। तो वो इसीलिए हम मुंह को फुला पाते हैं, हम ऐसे कर पाते हैं। तो वो लोग, ये वाली जो त्वचा होती है वो चमड़े जैसी हो जाती है, हम्म, इसलिए मुंह कम खुलता है। नॉर्मली मुंह में 3 उंगली चली जाती हैं, पर ये है कि इनमें 2, 1 बिल्कुल करते करते अच्छा, बिल्कुल जीरो ओपनिंग हो जीरो हो जाती जाती है। है।
और इसमें कई बार लिम्फ नोड्स, और ये भी ऐसा नहीं कि स्टेजेस में आता है, जैसे आया कोई पेशेंट और कहा कि मुंह नहीं खुल रहा है, तो हम सबसे पहले उनका एक्सरे वगैरह देखते हैं, डेंटल इवैल्यूएशन करके कोई डेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लस हिस्ट्री जो उनकी होती है, कब से खा रहे थे, कितना खा रहे थे, कब शुरू किया, वो भी एक हमें पैरामीटर उनका दे देता है। फिर उसके बाद हम एमआरआई टेस्ट कुछ भी करा के और एक छोटा सा बायोप्सी का सैंपल लेते हैं, सुन्न करके लिया जाता है। कई लोग होते हैं कि टुकड़ा जांच के लिए लिया है तो बड़ा कष्टदायक होगा, ऐसा नहीं है। अब तो मतलब अगर वो लेजर से किया जाता है तो ब्लडलेस होता है, और हम सुई लगा के सुन्न करके ही उस एरिया को, टुकड़े को जांच पे दे देते हैं, जस्ट टू रूल आउट कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऐसा नहीं कि कैंसर एकदम से आ जाता है, 0 1 2 3 4, जैसे 0 होता है C2 में, अभी एबनॉर्मल सेल्स हैं पर वो वहीं के ही वहीं है, फैले नहीं है, ठीक है। होते तो अपने बॉडी के ही सेल्स है, पर वो बिहेव करना डिफरेंट वे में शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उससे भी, और कई बार होता है कि कैंसर है तो अलग तरह से, एक मेलिग्नेंट होता है, एक बिनाइन होता है, राइट। बिनाइन में क्या है कि अगर वो पड़ा रहता है बॉडी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब एरिया जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाए तो वो आसपास के एरिया को मतलब कवर करता है, या आपकी सांस की नाली को करेगा, वो ट्यूमर की तरह फॉर्म होता है। दे आर हार्मलेस बट दे कैन बी एक्साइज, वो निकल सकते हैं। दूसरा होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट किसको कहते हैं? जो अंदर रिस जाता है और सब जगह फैलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें जो ट्यूमर का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर्स। सेकेंड स्टेज होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। मोर देन दैट अगर होता है तो थर्ड स्टेज में आता है, जिसमें वो हमारी लिम्फ नोड्स को, लिम्फ नोड क्या काम करती हैं, जैसे ड्रेनेज का काम किया हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बहुत सारे, और कैंसर के सेल्स या कोई एबनॉर्मल सेल्स होते हैं तो उनको, वो टिश्यू को हील करता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके अंदर एंटर कर जाती हैं, और फिर ब्लड के थ्रू फिर वो बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच जाती हैं। तो पहले तो एक साइड पे होता है, फोर्थ स्टेज में दोनों साइड पे, और फिर ब्रेन को मतलब वो कर देती हैं। तो 0 1 2 में इट इज ट्रीटेबल, ठीक है। वो बायोप्सी का मतलब टुकड़ा लेके हम लोग उसमें TNM स्टेजिंग होती है, ट्यूमर कितना फैला है, कितनी मेटास्टेसिस हुई है, उस हिसाब से उसकी प्रोग्नोसिस बताते हैं। ब्रेक करना पेशेंट को इस तरह से है कि अगर कोई लेडी आई है और उनके बेटे आए हैं, जिससे हमने शुरू की थी बात, तो उनमें मदर को थोड़ा कह दिया, पता तो होता ही है उनको, क्योंकि वो एक छोटा सा घाव भी लेके आते हैं ना, उसके बाद उनको होता है डॉक्टर साहब ये वो तो नहीं है ना, तो मतलब वो तो नहीं है क्या, ल्यूकोप्लेकिया तो है ना, पर ये प्री स्टेज है मेलिग्नेंसी की। पर वो होता नहीं, आया तो नहीं है ना कुछ, बस व्हाइट पैच ही है ना, कोई बात नहीं, हम अभी छोड़ देंगे, हम अभी छोड़ देंगे, ऐसे करते हैं। पर मतलब तो भी बना ही रहता है, ठीक है। तो उनको फिर बोल दिया जाता है आप थोड़ा सा उधर जाइए, समझ तो जाते ही। फिर उनके बच्चे को किसी तरह से बोला जाता है कि आप ऑन्कोलॉजी विभाग में चले जाइए, कैंसर विभाग नहीं बोलते हैं जानबूझ के, ताकि अगर उनको पता चले कि कैंसर नाम ही ऐसा है कि हर तरह से वो पेशेंट टूट जाता है। और किसी भी जो उनके साथ में आए होते हैं उनको बोला जाता है, या अगर वो अकेली आई हैं डर के मारे तो उनको बोला जाता है आप किसी को लेके आइएगा साथ में। और फिर बोला जाता है, और फिर बड़े प्यार से बोला जाता है कि कुछ नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ट्रीटेबल है, आप बस जांच का टुकड़ा दे दीजिए, वो मतलब 15 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, हो सकता है सब ठीक हो, और हो भी गया तो भी हमारे पास वितर्क हैं उसके। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में सर्जरी हो जाती है, कीमो रेडियो हो जाता है, ठीक है, उसमें भी काफी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे हैं। थर्ड एंड फोर्थ में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि कितना उनका फैला है और क्या उनकी जीवन शैली है, एज क्या है, उस सब के साथ फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा। अच्छा, इलाज के अलावा मुझे लगता है आप लोगों की एक ये भी जिम्मेदारी एज अ डॉक्टर हो जाती है कि उनको ये बताया जाए कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है और आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है ना? बिल्कुल मुश्किल टास्क है, और मैं इसके लिए बहुत काम भी कर रही हूँ। मतलब लास्ट ईयर से मैंने एक मुहिम करी थी अलका जी, उसका नाम है रुको रोको टोको। अच्छा, पहले तो है कि स्वयं रुकिए, क्योंकि अगर आप खुद नहीं रुकेंगे, अब मेरे को बोलना बहुत आसान है कि आप ये करिए, आप गुटखा मत खाइए, तंबाकू मत खाइए, और मैं खुद अपने मुंह में चबा रही हूँ। पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी होता है, हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बच्चे को लेके आते हैं, इनका देखिएगा, और मुंह के अंदर पान होता है, और वो झूठ बोलते हैं नहीं हमने तो किया ही नहीं, और बच्चा हंस रहा होता है कि अरे ये तो ऐसे। पर मतलब उसमें पहले होता है कि पहले खुद रुकिए, पहले स्वयं पे कंट्रोल करिए, आप बाद में रोकिए, आप अपने आसपास के लोगों को रोकिए, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन है। अगर बच्ची है तो वो अपने पेरेंट को रोक सकती है, अगर माँ है तो अपने बच्चे को डांट सकती है, आस पड़ोस में बोलिए, और नहीं तो फिर टोकिए, क्योंकि इसका जो स्तर है वो, या हम लोगों को जो भुगतान करना पड़ता है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता है, वो पूरी सोसाइटी करती है। और इसका मतलब वो मानसिक लेवल पे होता है, उसका ट्रॉमा होता है अगर सर्जरी हुई या बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो गया। फैमिली वाइज क्या होता है कि उनकी भी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, मतलब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी
नहीं पढ़ पाते हैं कई बार, क्योंकि हर बार अगर बेटी है घर की, उसको हस्बैंड को लेके जाना पड़ता है, हस्बैंड ही है तो काम पे भी आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। और सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी, क्योंकि कीमो रेडियो जब भी होता है तो हमारे शरीर की, क्योंकि जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं या जिनमें कैंसर सेल्स होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे और भी। नॉर्मल सेल्स भी तो डैमेज होते हैं, तो इम्यून सिस्टम वैसे ही कॉम्प्रोमाइज होता है। काफी सारी चीजें, आर्थिक स्थिति से भी आप मतलब खराब हो गए, आप मानसिक स्थिति से भी खराब हो गए, प्लस आपको मतलब एक सा है सर्जिकल, आपका बॉडी भी कॉम्पनसेट उस चीज को कर रहा है। तो ये सब चीजों को, फैक्टर्स को लेते हुए हम करते हैं कि रुको रोको टोको। आप गवर्नमेंट को मतलब कर देते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट को ये हाँ, करना चाहिए, वो करना मुझे लगता है ये चाहिए। सबसे आसान चीज होती है कि अपनी ब्लेम गलतियां, गेम, हाँ, ब्लेम सरकार पे गेम इज डाल वेरी देना। इजी, जी जी। कि आप गवर्नमेंट को दोष दीजिए कि क्यों बिक रहा है। बिल्कुल अरे आप लाना ही बंद करिए ना, आप अपने बच्चे की शादी मत करिए उस घर में जहाँ पे ये तंबाकू गुटखा बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। सिगरेट पिया जा रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरियर आप नहीं है। फर्स्ट तो आप पी रही हैं, आपने तो पिया और अब अपने आप का नाश कर रही हैं। सेकेंडरी हुआ कि आप मतलब पी रहे हैं और आपने स्मोक को इनहेल कर दिया, तो ठीक है, अल्कोहल को भी इनहेल किया या कुछ भी। इवन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे लेके आते हैं, जैसे कई बार होता है हमने हेल्पर्स रखे होते हैं तो वो गुटखा पान खा रहे होते हैं, बच्चा उनका सोता ही रहता है। क्यों सोता है? क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस जो है वो बच्चे को मतलब आ रही होती है और वो सोता रहता है, उसमें भी एक रसायन जो होता है वो अंदर जाता है। थर्ड है कि जो पोल्यूशन है, आपने अभी ठीक है आपके घर में कोई नहीं कर रहा है, पर जो एयर में पार्टिकल्स हैं उसको तो आप इनहेल कर ही रहे हैं। एकदम। तो हर तरह से अगर हमने इसको रोका नहीं तो हम कहीं ना कहीं इसको कंज्यूम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ओरल कैंसर का कोई प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान है? प्रोग्नोसिस है, जैसे हाँ। अगर कोई हम लोग मतलब उसका बायोप्सी करते हैं, टीएनएम स्टेजिंग करते हैं, कहीं कहीं पे जरूरत होती है तो एमआरआई सीटी स्कैन्स भी कर सकते हैं। अब तो उसके बाद में पता चल जाता है कि किस कौन सी स्टेज में है। और अब तो टारगेटेड इम्यूनोथेरेपीज हैं कि वो जी जी। उसी स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करेंगे। मतलब वही है कि हमें कैच देम यंग। अगर हमारे पास बहुत जल्दी आ जाते हैं पेशेंट्स, इसीलिए ये अभियान लगाया है कि आप खुद पहचानिए उसमें, सबसे पहले तो रुकिए, फिर रोकिए, फिर टोकिए, और टोकिए फिर भी हो जाए तो आप तो हमारे पास पहचानिए एंड आइए जी। तुरंत आइए। रिपोर्ट कर देंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिसके कारण वी कैन गिव यू अ गुड लाइफस्टाइल। जी। अच्छा डॉक्टर शैली, अभी जैसे आपने बताया ना कि अब समाज और परिवेश सब कुछ बदल रहा है, तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की भी जीवन शैली बदल गई है। जी जो हम लोगों के समय अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज होता था, वो अब बदल के ये हो गया कि सुबह स्कूल नहीं हो तो बच्चे 12 बजे तक सोते हैं, रात के 3 बजे तक जगते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये वो सब। तो क्या जीवन शैली का भी प्रभाव पड़ता है? ओरल कैंसर एक अलग सी चीज है। बिल्कुल। जी फास्ट फूड का जो हो गया, मैंने बोला कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर जी। आपका पुअर मालन्यूट्रिशन है। मालन्यूट्रिशन पुअर का मतलब ये नहीं कि जो निम्न स्तर के लोग हैं वही पुअर मालन्यूट्रिशन। आप घर में है, आपका बच्चा जंक फूड ही खाया जा रहा है, हाँ। तो नॉर्मल मात्रा में क्या है, घर का खाना जो बनता है और सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं वो खाइए आप अपने खाने में। जैसे हमारा पुराना पद्धति क्या था, दाल चावल सब्जी रोटी, बिल्कुल। उसको आप करिए। सुबह परांठे हो गए, चीला हो गया, ये सब क्या था, दाल हरी से ही बना सब्जियां हो होता गई। था। हाँ दीज आर प्रोटीन्स। जी। और आपका जो भी सीजनल फूड है, जैसे अगर आपका सर्दियों में तो गोभी आ गई, मटर आ गया, दे आर ऑल गुड। आपके कोई भी पालक हो गया, मतलब लौकी, ये सब अच्छी चीजें हैं। जी। अब क्या है कि अब फास्ट फूड काफी जगह प्रेवलेंट है और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी होती है। एंड जो तेल होता है, जो यूज होता है ना, वो भी रीयूजेबल तेल होता है जो आपके पास। बिल्कुल। अभी हम लोग थे वहां पे एक अभियान में, तो वहां पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये बोला, मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, कि आप जब भी कहीं पे ऑर्डर करते हो स्विगी जोमेटो पे, तो 15 मिनट में वो खाना ले आता है। घर में आप क्या बना पाओगे 15 मिनट में खाना? तो नहीं ऐसे। तो कहते कैसे होगा, क्योंकि वो भी काफी। और आज हम अपने ही फ्रिज खोल लें, हम वर्किंग है तो अपने ही फ्रिज खोल ले तो कितनी ऐसी चीजें होंगी बिल्कुल। जो हमने रखी हुई हैं जो हाँ लाइफस्टाइल से बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जी। जैसे तो फास्ट फूड को कम करिए, अपनी जीवन शैली को अपनाइए। एक्सरसाइज इज वन थिंग जो आपको मतलब नियमित तौर पे करना चाहिए, एंड मेडिटेशन, यस, बहुत बहुत वो जरूरी। आपके अपने लिए ही बहुत अच्छी है। एक तो विटामिन का सेवन लीजिए, प्रोटीन्स का सेवन लीजिए, और इसमें कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, आपको थोड़ा सा बैक जाके अपनी उसी जीवन शैली को अपनाना है। बिल्कुल। अब इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई कि मदर्स को भी टाइम नहीं है कि बच्चों को उनके मनमाफिक बना के खिला दें। जी जी। हमारे समय में हम स्कूल से लौटते थे तो हमारे पास जंक फूड नहीं था, स्विगी जोमेटो इंस्टामार्ट ब्लिंकिट नहीं था। हमारी मदर्स रोटी सेक के रखती थी और उसमें घी बुकनू लगा के हम अलगा जी, खाते तब थे। तब ये नहीं होता था हम जी। बच्चों के पसंद का बना रहे हैं, बना जो रहे हैं, बना होता था वही वो खा खाते लेते थे थे। जी।
वही खा लेते थे। अब हाँ, तो मैं अगर बोलूँ ना बच्चों को वही खाना है तो हमारे घर में ही वो हो जाता है कि नहीं नहीं, बच्चा जो मांग रहा है उसको दे दो। उसको दे दो। क्योंकि पहले सब ज्वाइंट फैमिली में या उसी कॉन्सेप्ट से रहते थे, तो जो बन गया वो खा लो, कोई पूछने का ही वो नहीं होता था। कभी कोई घर में आ गया तो वो होता था समोसे या बाहर से जलेबी आ गई तो हमेशा चेहरा हाँ, रहता था कभी यस। ये जाएंगे और कब हमें खाने को मिलेगा। हाँ, तो तो वैल्यूज बहुत जरूरी है। वैल्यूज बहुत और बच्चों को कहते हैं ना, वैल्यूज बच्चे समझते नहीं, हमको जरूरत है पहले समझने की, करेक्ट। है ना? स्टार्ट फ्रॉम योर पहले हमें सेल्फ, जरूरत हाँ है। हम घर से क्यों जरूर। क्यों नहीं, हम रेडी, जैसे आप कह रही ना कि हमेशा रेडी टू का 15 मिनट में नहीं बनेगा, अरे क्यों नहीं बनेगा? आप लाख वर्किंग है, आप रात में स्प्राउट्स भिगो के रख दीजिए, सुबह रेडी है, आप बच्चों को हाँ, उसको, स्प्राउट्स की इडली ये हाँ, सब, हाँ ये थोड़ी सब आप दे मेहनत सकते करनी हैं, पड़ती बिल्कुल। है, वो कई बार कहना आसान कहना होता आसान है, होता है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस आ जी, जाता है। लेकिन हम जिस लोग तरह की भी, आप हाँ समस्याएं जी। अभी बता रही, वो तो सुन के मुझे डर लग रहा है, तो जिनके जी। साथ ये होता होगा। अच्छा, एक चीज, अभी हमने गुटखा, शराब, सिगरेट को बोला, कई लोग ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते हैं, डॉक्टर साहब हम तो इलायची भी मुंह में नहीं डालते, हाँ, हमें कैंसर कैसे हो गया? होता है तो हेरिडिटरी। हेरिडिटी, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता होगा ना? क्योंकि हर, अब मैं ये कहती हूँ कि आपके दो बच्चे हैं या कोई भी है तो आपने दोनों को सेम परवरिश करी है। हम्म। एक को बुखार आ गया, एक को बुखार नहीं आया, एक को चश्मा लगा दूसरे को नहीं लगा है। जी। ये तो भगवान की देन है कि आपको किस तरह से कौन सी जेनेटिक पैटर्न मिला है। हम्म। कई बार होता है दोनों पेरेंट्स में कुछ नहीं होती है और बच्चे में हो जाती है, तो कई डोमिनेंट जीन्स जो होती हैं हम्म। वो मतलब रिसेसिव हो जाती हैं, उनमें वो अपने आप को मतलब प्रकट नहीं करती हैं, प्रकट नहीं और करती। बच्चे में क्योंकि वो मिश्रण होता है। अगर आप हेरिडिटरी चार्ट आउट करोगे तो कोई मामे चाचे तायों में से कोई ऐसा होगा होगा, जी तो जी। जिनमें वो चीज होके कहीं कहीं आपको आ गया। तो जेनेटिक पैटर्न में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए भी, डॉक्टर्स भगवान नहीं होते, दे आर जस्ट एक जरिया होता है। तो कुछ चीजें तो ऊपर वाले ने अपने हाथ में भी पर रखी सच हैं। तो ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि अगर पृथ्वी पे कहीं ईश्वर है तो वो डॉक्टर्स हैं। हम्म। तो हमको सबको मिलके, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अगर जीवन दान मिलता है, दूसरी जिंदगी मिलती है, तो डॉक्टर्स की वजह से ही मिलती है। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में जो आज बातचीत हो रही है, डॉक्टर शैली महाजन जी ओरल कैंसर से जुड़ी बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा कर रही हैं। हम्म। इलाज अब एडवांस बहुत हो गया है, मेडिकल साइंस, तो इसमें और कौन कौन से विकल्प हैं? मैंने बताया पहले जब आते हैं पेशेंट्स तो अगर बहुत स्टेज 0, 1, 2 में होते हैं तो सर्जरी एक वितर्क होता है, उसके बाद देखा जाता है वो लोग अपने मॉनिटरिंग फेज में रहते हैं। हम्म। तो अगर बढ़ रहा है या कुछ ऐसे कीमो भी चलती है एंड टारगेटेड रेडियोथेरेपी भी चलती है। हम्म। उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं अब तो इतनी एडवांस हो गई कि आपको बाकी और एरियाज नष्ट करने की जरूरत नहीं है, उतने एरिया में ही टारगेटेड थेरेपीज दी जाती हैं। प्लस उनके न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है हम्म। एंड हैबिट को वो वापस ना अपनाएं, वही यही सब मतलब जी। रहता है। एंड अच्छा क्वालिटी लाइफस्टाइल पेशेंट्स मेंटेन करते बिल्कुल। हैं। अच्छा, जागरूकता की कमी जैसे आपने बताया था शुरू में, अर्बन एरियाज में भी है। हम्म। आपने तो मुहिम चलाई डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जुड़ी हैं और दिन में बहुत सारे पेशेंट से आपका साबका होता है जी। कि रुको रोको टोको। लेकिन आप ये बताइए कि जागरूकता की कमी अभी कहाँ आपको दिख रही? गवर्नमेंट तो हमारी बहुत काम कर रही गवर्नमेंट कर रही है है, ना? कई एक्ट्स ऐसी लगाई, पहले आपने देखा होगा धूम्रपान की, वो जब हाँ, होता था निषेध है। देवानंद जी अपनी वो गाना गा रहे हैं कि वो मैं जी जी फिक्र जी। में, तो कुछ नहीं होता था। अब होता है तो नीचे एक स्ट्रिप आती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। जी। आप मूवी देखने जाते थे तो मुकेश की बिल्कुल। एड आती हाँ, थी। अभी भी आती और है जी। अगर आप तंबाकू का या गुटखे का वो देखेंगे तो उसमें 70% अब फोटो लिखा आती है। लिखा है जी जी। फोटो आती है, हम्म। लिखा कम होता है, अब हम्म। फोटो ज्यादा आती है क्योंकि वो देखेंगे आप। और हम्म। उसके बाद भी अब प्रेमिसेस जो है हमारे, जो कार्यालयों की है, कोई भी आपका एयरपोर्ट्स जो है वो मतलब नो हम्म। स्मोकिंग जोन कर दिए गए हैं। हम्म। आप मतलब एयर रेलवेज में नहीं कर सकते हैं, और स्कूल्स के और इंस्टीट्यूट्स के बाहर हम्म। मतलब 100-200 मीटर के उसमें कोई भी ऐसा बेचने वाला नहीं होना चाहिए। फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, नेशनल हेल्थ मिशंस हैं, कई सब हैं, वो सब इस अभियान के साथ में जुड़े हुए हैं। हम्म। पर वही है, हम लोग जितना मर्जी बोलेंगे वो करके जब तक आप नहीं करेंगे। और मैं तो जैसे अब आपसे बात हुई तो मैं आपको भी बोलूंगी अलका जी, आप जिस जिस को भी मिले ना ये बात जरूर बोलिएगा, क्योंकि होता ना एक 10 को करेगा, मैं कहती हूँ एक 100 को करता है। बिल्कुल। महिलाओं से मैं कहती हूँ कि वो अपनी वाइफ की बात नहीं मानेगा आपका बेटा, पर आपकी बात जरूर जरूर मानेगा। मानेगा। बेटियों को बोलती हूँ कि आपके फादर मतलब आपकी बात मानेंगे चाहे किसी का भी हो, क्यों नहीं आप एक मुहिम डालते। और दूसरा ये भी बोला कि आप उस घर में शादी ही ना करें। उनको जब तक इसको सोशल टैबू की तरह नहीं लिया लिया। जाएगा हाँ, तब तक ये जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ये नहीं जाएगा ऐसे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आजकल युवाओं में और बच्चों में बड़ा स्मोकिंग का बढ़ता चलन है, तो क्या कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी उम्र कम है और वो ओरल कैंसर का शिकार है? 7-8 साल के बच्चे हैं ओ माय जो गॉड। मतलब खाते हैं गुटखा। और क्यों खाया? क्योंकि उनको काम करना पड़ता है।
थकान होती है ना, एक तो ये थकावट। चीज बोलते, हाँ हाँ, क्योंकि इनमें निकोटीन होती है। जी। जो तंबाकू वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें निकोटीन होती है, तो निकोटीन आपके ना ब्लड में जो लेवल होता है अलर्टनेस का उसको कम नहीं होने देता। जैसे ही वो ड्रॉप होगा आपको तुरंत एक सिगरेट, आपने देखा होगा, एक पिया, दूसरा पिया, फिर हाँ, 2 चेन घंटे बाद स्मोकिंग पिया, करने लगते हैं जी। चेन स्मोकिंग। क्योंकि निकोटीन जो ब्लड की मात्रा होती है वो अगर जरूरत से कम हो जाएगी तो आपको बड़ा डिप्रेसिव सा फील आएगा। तो वो एक डोपामिन इफेक्ट देता है, सेरोटोनिन इफेक्ट, एक फील गुड फैक्टर देता है और अलर्टनेस भी रहता है। इसलिए जब भी आपने देखा कोई लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं या मेड्स होती हैं या फिर कोई भी ड्राइविंग जो कर रहे होते हैं बहुत लॉन्ग ड्राइव, तो वो कहते हैं कि नींद नहीं आएगी, अगर हम खाना खा लेंगे तो नींद आएगी। तो इसलिए हम लोग गुटखा तंबाकू इसका सेवन कर लेते हैं ताकि हम अलर्ट रहते हैं। एक तो अलर्टनेस रहती है और ऊपर से मूड भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से भी उसका प्रचलन जी रहता है। एंड पहले क्यों गुटखे का वो हुआ था पता है आपको अलका जी? पहले ये हुआ था, भुखमरी हुई थी उस टाइम पे, तब इसका प्रचलन हुआ था जी। ताकि वो भूख को कम करता था, ताकि रिसोर्सेज बड़े कम होते थे। पर अब ऐसा तो कुछ है नहीं, तो एकदम लत लग गई। बिल्कुल। और एक और चीज है, कई लोग ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो मतलब कहते हैं हम गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते पर गुल मंजन जो है वो करते हैं। लेडीज में स्पेशली ये देखा गया है क्योंकि उनके दांत में प्रॉब्लम होता है, दर्द होती है, तो वो कहीं पे भी गुल मंजन सुन ले कर आएंगे, देता है। उनको कर देंगे और वो करते रहते, तो वो भी तंबाकू ही है, वो अलग नहीं है। तो कहते हैं हम लोग तो एकदम बीड़ी बिल्कुल नहीं पीते हैं, हम लोग ये भी नहीं करते हैं, तो कैसे होगा जी। और इनके पूरे पूरे प्रयास हैं। जब टबैको सेसेशन वाला वो करते हैं तो हम लोग उनको पूरा व्यक्तिगत तरीके से उनको समझते हैं, उनको बताते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करोगे, आपका आर्थिक स्थिति में कितना लॉस हो रहा है। अगर एक पैकेट है मतलब सिगरेट का या गुटखे का, वो इज इक्वल टू इतना, इंटू 30 आप करिए, इंटू 365 करिए, तो कितना आपका वो जा रहा है। बिल्कुल। प्लस हेल्थ वाइज भी कितना वो हो रहा है। प्लस अब रिप्लेसमेंट थेरेपीज आ गई हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज आ गई। हाँ, वो च्युइंगम एंड टैबलेट्स। च्युइंगम पैचेस में, टैबलेट्स में, तो पर वो अंडर सुपरविजन होता है। 2 ग्राम देनी है, 4 ग्राम, पता चले आपने ये छोड़ा और उसको पकड़ के बैठ गए। तो ये सब चीजें भी, और कुछ मेडिसिन भी आती हैं। और कई पेशेंट्स तो बहुत डिप्रेसिव, क्योंकि विड्रॉल जो होता है वो बहुत दिक्कत वाला होता है। आप बिल्कुल ही डिप्रेसिव स्टेट में चले जाओगे, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं है दुनिया में और ये सब, तो उनको भी मूड एलिवेटर्स हमें देने पड़ते हैं। एंड इट इज वेरी मच ट्रीटेबल। बस अपना जज्बा एक होना चाहिए आपका। जब तक इंसान अंदर से जागरूक नहीं होगा, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। मुझे आपने अपने जज्बे की बात कही तो मुझे वो एक मूवी के गाने की एक लाइन याद आई कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान ठान लीजिए। लीजिए, जी। ठान लीजिए, बिल्कुल। अच्छा, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो जो ट्रीटेबल है, रेडियो और कीमो से भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति होती है ओरल कैंसर में कि जब हमें ऑपरेशन करना पड़ता है? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में हम प्रोफाइलैक्टिकली उसको मतलब हटा देते हैं, ताकि कुछ भी अगर हो। 1 में हम लोग कई बार इंजेक्शन वगैरह भी मतलब लगा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन की क्या सिचुएशन है। पर सर्जरी हम 0 स्टेज होती है, उसमें हम कई बार, क्योंकि कई ऐसे लक्षण होते हैं जैसे ल्यूकोप्लेकिया हो गया, लाइकन प्लानस, ये सब, जैसे व्हाइट पैचेस होना मुंह के अंदर, तो वो ट्रीटेबल होता है कि अगर मुंह की ओपनिंग कितनी है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में इंजेक्शन वगैरह भी कई बार हेल्पफुल होते हैं और मेडिसिन से ही कई बार मतलब ठीक हो जाते हैं। इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और किस स्टेज तक पहुंचा है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में हम लोग सर्जरी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं स्टेज में ही। हाँ, क्योंकि वो कट कर दिया आपने उस एरिया का, क्योंकि पता है कि इसमें मैलिग्नेंसी है, पता है इसमें फैलने की क्षमता है, तो उस एरिया के साथ साथ उसका आसपास का एरिया जो नॉर्मल है उसको भी हम हटा देते हैं। और वो सर्विलेंस पे रहते हैं, 5 इयर्स के फॉलोअप्स पे रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, सेकेंडरीज तो नहीं बन रही हैं। क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल तो मुझे और आपको कैसे पता होगा एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस से। मान लीजिए उसका थोड़ा सा अंश जो है वो आपके लिम्फ नोड से लेके ब्लड में ट्रैवल कर गया, तो रिकरेंस चांसेस भी होते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम जो जांच का टुकड़ा लेते हैं उसमें वो सेल्स आ ही नहीं पाते हैं। तो बहुत मतलब अभी भी हम लोग 80-90% वी कैन बी वेरी श्योर, पर फिर भी 10% तो मतलब हर एक का अलग अलग लेवल होता है ना, क्योंकि हमें डर होता है सेकेंडरीज के बनने का, क्योंकि हमें नहीं पता कितना फैल गया है। पता है ओरल कैंसर ऐसा है कि सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ तो फेस पे आपके चेंज आता ही है। वो स्थिति किसी पेशेंट के लिए बहुत दर्दनाक और बहुत असहाय स्थिति होती हम है। जो भी कहें, हम जो ईश्वर ने हमें दिया है ना, हम उसको उस मतलब 80% 90% उस तक रिहेबिलिटेट कर सकते हैं जी। पर 10-20% अभी भी हम लोग नाकाम है उस एरिया में। आपका अगर ये कट गया तो यस, क्योंकि हाथ पैर की सर्जरी तो ऐसी है ना कि हम उसको ढक सकते हैं या बट फेस ऐसा है ना कि जैसे मैंने बताया था कि वो चेहरा हमारा दर्पण है आत्मा का। तो हाँ, वही मैं जानना चाहती थी कि जो
इलाज है या इसका कैंसर का जो आपने ऑपरेशन किया उसके हाँ, बाद कई बार शारीरिक होता है। और मानसिक हाँ, जो रिहैबिलिटेशन है, क्या उसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, शारीरिक मानसिक दोनों तरह से। और हम लोग फ्लैप्स लेते हैं, जैसे आपके कंधे का मांस ले लिया या छाती से मांस ले लिया, अगर आपका कुछ हड्डी वगैरह पूरा जबड़ा ही निकाला गया है तो टिबिया फिबुला इन सब से लेके हम हड्डी से ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं, रिहैबिलिटेट ओके। करने की। ठीक है, उसके बाद भी इनकी दिक्कतें आती हैं, जैसे अगर कभी रेडियोथेरेपी में जाते हैं तो उनका मुंह सूखता है, जीरोस्टोमिया हो जाता है उनको, या म्यूकोसाइटस हो जाता है उनके, क्योंकि जो भी दांत उसकी जगह पे मतलब रेडिएशन जिस भी एरिया में आ रही होती है उधर की हड्डी थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती है, तो ऑस्टियोनेड्रोटेक्रोसिस मतलब हो जाता है, तो उनको उस थेरेपीज पे चलाया जाता है, बिस्फॉस्फोनेट्स और इन सब पे चलाया जाता है। आसान नहीं होता है पर आसान बनाना पड़ता है, तो जी इसीलिए जी। सबसे पहले प्राथमिकता की तरफ ही हम लोग आते हैं कि वो ना ही हो अच्छा है, पर अगर हो भी गया तो भी बहुत अच्छे से उसको मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जी। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें ओरल कैंसर के बारे में कही, मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए? हाँ, मैं और चाहती हूँ कि आप हाँ, कुछ चूंकि आपने एक मुहिम भी चलाई है कि रुको रोको और टोको, और अब आपका इतना लंबा करियर रहा है जी 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 इस फील्ड में, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को संदेश दीजिए, क्योंकि देखिए जो हम सामान्य काम करने वाले लोग हैं हमारी बात नहीं, पर जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर पृथ्वी का भगवान है और डॉक्टर की बात हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हम सौभाग्यशाली है कि आप हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर शैली महाजन का संदेश आप सबके नाम। तो अगर मैं लमसम कहूँ तो आपको सबसे पहले अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना है, अपनी हैबिट्स को मेंटेन करके रखना है। तंबाकू गुटखा शराब का सेवन ये सब पता है कि नहीं, आप कहीं बाहर निकल रहे हैं धूप में तो अपना सनस्क्रीन और ये सब लगा के रखिए, या छाता लेके चलिए, जरूरी नहीं कि आप सनस्क्रीन, छाता लेके चलिए। और अपना खान पान, अपनी जीवन शैली को थोड़ा चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए और रेगुलर चेकअप्स करवाइए। अगर लगे कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो तुरंत मतलब डॉक्टर को दिखाएं, उसको उस कारण ना छोड़ दें कि अरे हो सकता है वो हो, इसी डर के मारे आप नहीं मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ट्रीटमेंट है, संभव है, पर यही है कि आप हमारे पास जब आ रहे हैं तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बाकी सबको भी मना कीजिए कि ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब तो एविडेंस बेस्ड है जी। कि इसके कारण प्रॉब्लम्स है, हमारे शरीर अब हमारे मतलब पूर्वजों जैसे नहीं रहे, अब हमारा खान पान जीवन शैली सब चेंज हो गई है, तो उसमें हमें प्राथमिकता अपनी हेल्थ को देनी है। बच्चों को भी शिक्षित करिए, संस्कारित करिए कि क्या उनको अपनाना चाहिए। पश्चिमी पद्धति अच्छी है कुछ चीजों में, पर हर चीज अच्छी नहीं है, कुछ हमारे वैल्यूज हमारे संस्कार भी होने चाहिए उनमें, जिसमें कि हम आगे बढ़े और सबको मिलजुल के काम करें इस बारे में। बिल्कुल सही बात आपने कही, हमको हर जगह हमको अपना विवेक इस्तेमाल करना है, और ईश्वर ने हमें सबसे ऊपर हमारे शरीर में मस्तिष्क दिया है, तो उस मस्तिष्क का जो है हमें इस्तेमाल करना है प्रॉपर। मल्लिका जी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, जी। तो मैंने कहा स्वच्छ मन अभियान बिल्कुल होना जरूरी है। चाहिए, स्वच्छ शरीर अभियान भी होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि भारत का हर एक नागरिक, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो शारीरिक मतलब वो आवश्यकता है सबके लिए है, और ये ऐसी चीज है जो सिर्फ एक भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इसको हटाना है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर शैली, आप हमारे बीच में आई और आपने इतनी जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सबसे साझा की। एक तो मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद दूंगी, लेकिन चूंकि हेल्प यू एक प्लेटफॉर्म है और 2012 से ही लगातार सक्रिय है समाज सेवा के लिए, चाहे स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो या कि संस्कृति हो, आध्यात्म हो, हम सब इन सब विषय में काम कर रहे हैं। और कोरोना जब आया था तो उस समय हेल्प यू ने अपने जो स्वयं सेवक हैं उनके साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों की बहुत सेवा की और चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई। तो हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ये काम ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना। और चूंकि अब 4 फरवरी ऐसा दिन है कि वो हमको कैंसर के विषय में बातचीत करनी थी, उन्होंने आपको चुना, तो मैं चाहूंगी कि कुछ बातें हेल्प यू के विषय में जो आपके विचार हो वो दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए चुना गया, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। हेल्प यू एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो बाकी और काम भी कर रहा है, मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ और मैंने काफी इनकी देखी भी है, जिस तरह से सेल्फलेस काम कर रहे हैं। ये मानवता का सबसे बड़ा संदेश है, और हम लोग अगर उसके साथ जुड़ सके, उनकी हेल्प कर सके इस चीज को, अपने मतलब पूरे संसार को, अपने भारत को अच्छा बनाने के लिए, उससे ज्यादा मानवता का कोई संदेश नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत ही नमन, सादर नमन है, मैं अभिनंदन, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं इसका मुहिम का हिस्सा, और आपने मुझे चुना इसके लिए, जो कि मैं बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हूँ,
और मुझे इसके लिए लायक समझा गया कि मैं आके आपके रूबरू हो सकूं और आपके साथ अपने श्रोताओं को इसके बारे में ज्ञान दे सकूं। एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर शैली हमारे बीच में आई और उन्होंने ओरल कैंसर से और कैंसर से संबंधित बहुत सारी बातें हमसे साझा की, और अगर उनकी बातों को हम ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में अगर उसको आत्मसात करेंगे आगे, तो निश्चित ही कैंसर जैसी चीजों से लड़ने में हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी और वो हमारे पास ही ना पटके। बेहतर है कि अच्छी जीवन शैली अपनाएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्या सही है क्या गलत है अपने बच्चों को भी बताएं, और साथ ही साथ धूम्रपान है, गुटखा है, पान मसाला है, इन सब जैसी जो बुरी आदतें हैं उनके अगर हम सेवन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि 95% तो हम सेफ हो ही गए। बिल्कुल। 5% हमारी जीन है, अगर उसके चलते भी कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर शैली महाजन है हमारे बीच में और उनकी पूरी टीम है, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आप हमारे बीच आई और इतनी जरूरी बातें हमसे साझा की। हम हेल्प यू परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। मैं बहुत